हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। घर में रह के पढ़ाई कर ही रहे होगे आई होप। तो बच्चा लोगों देखो, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी आपकी गिफ्ट फ्री एनर्जी की। गिफ्ट फ्री एनर्जी और आपका ई एम एफ ऑफ सेल में हमने रिलेशन देखा था। हमने बोला था कि डेल जी किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ एन एफ ई के, है ना कि माइनस ऑफ एन एफ ई के इक्वल होगा। अगर स्टैंडर्ड की बात होगी तो नोट नोट लगा देंगे। डेल जी क्या है, चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ है फेराडे। और ई है तुम्हारा ई एम एफ ऑफ सेल। और स्टैंडर्ड की बात होगी तो स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ सेल हो जाएगा। अगर वैसे नॉन स्टैंडर्ड की बात होगी, किसी टेम्परेचर अलग हो 298 के अलावा, कंसनट्रेशन कुछ अलग हो, तो आपका नॉन स्टैंडर्ड की बात हो जाएगी, है ना। ये सब हम देख चुके थे। आज हम देखते हैं एक सिंपल सी चीज़, एक और सिंपल सी चीज़, आपका रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और नर्स्ट इक्वेशन। मतलब कि लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से को हम कैसे निकालते हैं नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके। तो बच्चों देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है, इस पे पूरा पूरा चैप्टर 7th 11th का है तुम्हारा। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होता है कि मतलब जिस जिस पॉइंट पे ना तो तुम्हारी रिएक्शन, मतलब आधी सी रिएक्शन हो चुकी है कि ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ी है ना बैकवर्ड में, मतलब एक एक जगह पे बीच में अटकी हुई है रिएक्शन डन होता है। अब मान लो ए और बी हैं, अब मैं ए और बी हैं, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि एक एक डिब्बे में ए और बी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब कि डिब्बे में जितना ए प्रेजेंट है उतना ही बी प्रेजेंट है। अब ये रिएक्ट नहीं करे, इक्विलिब्रियम में बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ही, थोड़ा बहुत मैंने दे दिया। अब बच्चों देखो, ठीक है, अब हमने डैनियल सेल की बात करी थी, गैल्वेनिक सेल की, कि तुम्हारा लेफ़्ट में जिंक इलेक्ट्रोड था, राइट में कॉपर इलेक्ट्रोड था। लेफ़्ट वाला एनोड था, राइट वाला कैथोड था। लेफ़्ट पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, राइट पे रिडक्शन हो रही थी। अब बच्चों देखो, हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे किधर से, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बिल्कुल सही है बोला था। हमने बोला था करंट कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, ये भी ठीक बात है। बच्चों अब जो तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज वगैरह जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ये थोड़ी उम्र भर जनरेट होता रहेगा। ये थोड़ी कि भैया तुम सालों साल एक बार बना दिया और चलता रहेगा ज़िंदगी भर, नहीं। एक टाइम पे क्या होगा, वो सेल तुम्हारा काम करना बंद कर देगा। उस केस में तुम्हारा ई सेल कितना हो जाएगा, ई सेल तुम्हारा कितना हो जाएगा, जीरो। कि उस केस में तुम्हारा ई एम एफ ऑफ सेल कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जितना भी ये रिएक्टेंट में तुम्हारे जो, जैसे देखो, जब ऑक्सीडेशन हुआ इधर सॉल्यूशन में Zn2+ बढ़ने लगे थे, बढ़ते रहेंगे बढ़ते जाएंगे, सेल चलती रहेगी। इधर से SO4 नेगेटिव बढ़ने लगे थे, क्यों? क्योंकि Cu2+ ये वाली इलेक्ट्रोड पे जाके बैठ रहे थे। तो हमने क्या देखा था, Zn2+ बढ़ते जा रहे थे और तुम्हारा SO4 नेगेटिव बढ़ते जा रहे थे। बच्चों एक टाइम पे मान लो इधर से Zn2+ बढ़ते जा रहे हैं, इधर SO4 नेगेटिव बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब ये थोड़ी की उम्र बड़ी बढ़ते रहेंगे, एक टाइम पे तो ये रुक जाएंगे ना। उसी स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम के। दोनों तुम्हारे इलेक्ट्रॉन या दोनों तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट ये इक्विलिब्रियम में आ गया, या यूँ बोले कि तुम्हारा सेल ही इक्विलिब्रियम में आ चुका है। उस टाइम पे तुम्हारा सेल काम करना बंद कर देगा। ठीक है, सेल ने काम करना बंद कर दिया तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं कि जस्ट एक कोई भी सेल उम्र भर तो काम करेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही सेल बंद हो जाएगा उस केस में क्या होगा, तुम्हारे जो ये इलेक्ट्रोलाइट है दोनों सॉल्यूशन में, मतलब ये जो तुम्हारा पूरा सेल है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना बच्चों। जैसे इक्विलिब्रियम में सेल आएगा तुम्हारा ईएमएफ ऑफ सेल कितना हो जाएगा, जीरो। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही बात की ही थी, है ना बच्चों। ठीक है, अब देखो ईएमएफ ऑफ सेल इक्विलिब्रियम के टाइम पे हो जाएगा जीरो। ठीक है, नस्ट इक्वेशन का चलो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 एन लो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो हमने बोला था नेक्स्ट इक्वेशन के पहले लेक्चर में ही, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम रिएक्शन कोशेंट भी बोल देते हैं। अब बच्चों मान लो, ठीक है, हमने इसको प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट को हमने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हम कंसनट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन में कंसनट्रेशन रिएक्टेंट को क्यू भी बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मान लो कि ये सेल तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे चला गया। जैसे इक्विलिब्रियम पे चला गया, तुम्हारे सेल ने काम करना बंद कर दिया, तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना हो गया, जीरो हो गया। और जो क्यू होगा ना, क्यू रिएक्शन कोशेंट होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ये क्यू तुम्हारा क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। के क्या है तुम्हारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, और ई नोट सेल जीरो नहीं होगा, ई सेल जीरो होगा। ठीक है, बस हमने क्या करा, क्यू को के रखा और ई सेल को जीरो रखा, तो हमारे इधर से ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ई नोट सेल की वैल्यू आ गई 0.0591 अपॉन में एन लॉग के। इसको एन को इधर मल्टीप्लाई करा, 0.059 को इधर डिवाइड करा, तो तुम्हारी लॉग के की वैल्यू आ गई एन
इंटू में ई नोट सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। ठीक है बच्चों, अब तुमसे पूछ ले के की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? बस इस लॉग को इधर ले जाओ, एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन ही होगी और बस के निकाल दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दो, है ना बच्चों। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, और एक बात याद रखना, कंसंट्रेशन सेल में तुम्हारा क्या था? कंसंट्रेशन सेल में आपका ई नॉट जीरो था। और जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जब सेल इक्विलिब्रियम पे होगा तो तुम्हारा ई सेल जीरो होगा, ई नोट सेल जीरो नहीं होगा। बस इस डिफरेंस को याद रखना, कंसंट्रेशन सेल में ई नोट सेल जीरो था और इक्विलिब्रियम के टाइम पे ई सेल जीरो था। ठीक है बच्चा लोगों, ये सब बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बस हमने क्या करा, ई सेल की वैल्यू कितनी रख दी? ज़ीरो रख दी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम के टाइम पे सेल ने काम करना बंद कर दिया था। दोनों के वो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में आ गई थी, सेल इक्विलिब्रियम में आ गया था, तो सेल ने काम करना बंद कर दिया था एक टाइम पे। उस टाइम पे ई सेल की वैल्यू जीरो हो गई थी। बस हमने उसको पुट करा, प्रोडक्ट अपन में आर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रिएक्शन क्वोशेंट की इक्वल होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्यू किसके इक्वल हो जाता है? के। हमने बस इतनी सी बात को पुट करा, लॉग के की वैल्यू निकाल दी। टेम्परेचर 298 केल्विन की बात करें, जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होगा तो उस टाइम पे लॉग के को इस तरह से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें आइडिया और लग जाएगा चीज़ों का। ठीक है बच्चों, देखो ये एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको ही मैंने उठा लिया, एक बार उसको ही देख लेते हैं। देखो ऐसे एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं गिवन कि एंटी लॉग की वैल्यू इतनी गिवन है, बट जनरली गिवन ही होती है एग्ज़ाम वगैरह में। तो ठीक है, हमने इसलिए इधर लिख दिया कि एंटी लॉग की वैल्यू गिवन है, जो कि है 3.6 इंटू में 10⁻15। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो इस रिएक्शन के लिए, है ना। ए प्लस ए जी फॉर्म हो रहा है, CO2 प्लस है CO फॉर्म हो रहा है, मतलब इस रिएक्शन के लिए बोल रहा है वो। ठीक है बच्चा लोगों, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब टेम्परेचर नहीं गिवन, तो यानी कि रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब बच्चों देखो, लॉग के सी का फॉर्मूला भी हमने पीछे से डिराइव करा, क्या आया था? लॉग के सी इक्वल टू एन ई नॉट सेल अपॉन में 0.0591। हमें क्या क्या चाहिए? एन की वैल्यू चाहिए, ई नॉट सेल की वैल्यू चाहिए। देखो बच्चों, हमें ये गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो हमें एक है 0.80 की वैल्यू गिवन है कि 0.34। हमें नहीं पता कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा, बट तुम्हें एक चीज़ याद होगी बच्चों कि हमने ये किसकी वैल्यू गिवन होती है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, है ना। Ag प्लस Ag फॉर्म हो रहा है इनकी रिडक्शन पोटेंशियल, CO2 प्लस से CO फॉर्म हो रहा है इनकी रिडक्शन पोटेंशियल। तुम्हें याद होगी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखा था कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा, उसका रिडक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़िया। अब देखो एक है 0.80 और एक है सेल में 0.34 वोल्ट। अब किसकी रिडक्शन बढ़िया होगा? ऑफकोर्स जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। वैल्यू ज़्यादा कौन सी है? 0.80। तो ये वाली इलेक्ट्रोड का क्या होगा? रिडक्शन बढ़िया होगा। रिडक्शन बढ़िया होगा ना, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, रिडक्शन बढ़िया होगा। रिडक्शन बढ़िया होगा, रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे। तो ये कैसी रोड हो गई? कैथोड। दूसरी वाली का क्या बढ़िया होगा? एनोड। क्योंकि किसकी वैल्यू, दूसरी वैल्यू का ऑक्सीडेशन बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों आपकी ऑक्सीडेशन बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, तो इस पर ऑक्सीडेशन बढ़िया होगा। तो ये वाली जो ई नोट है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एनोड की तरह। ठीक है बच्चों, में एनोड का आइडिया लग गया, कैथोड का आइडिया लग गया। चलो सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। CU से क्या फॉर्म हो रहा है? ये एनोड है ना, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखो। Q से फॉर्म हुआ CO2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत सही। ठीक है बच्चों, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, और Ag प्लस ने, अब देखो जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, Ag प्लस क्या कर रहा है? Ag प्लस क्या छोड़ा है? इस पर हुआ रिडक्शन। Ag प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया होगा, Ag फॉर्म किया होगा, बट इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने ऑलरेडी इसको बैलेंस कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके। तुम्हारी रिएक्शन कुछ ऐसी बन गई, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव 2Ag। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि इधर से 2 इलेक्ट्रॉन ने छोड़ रहा था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, बट जितने इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े उतने ही से लेने चाहिए थे, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेल रिएक्शन को लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारी सेल रिएक्शन आ गई। हमें देखो n मिल गया, n कितना? 2 इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का, तो हमें n की वैल्यू मिल गई बच्चों। ठीक है, n की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। ठीक है, अब हमें चाहिए ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या होता है? ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड। कैथोड क्या है तुम्हारा? Ag प्लस Ag 0.80 रख दिया। और आप लोगों का बच्चों एनोड क्या है? 0.34 वोल्ट है ना, ये मैंने हमने बस पुट करा कैथोड माइनस में एनोड। तुम्हारा ई नोट सेल कितना आ गया? 0.46 वोल्ट। लोग केसी में सबकी वैल्यू पुट करी, कितना आ गया? 15.56। लोग इधर आए तो बढ़िया एंटी लॉग 15.56। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंटी लॉग को हम क्या लिख देते हैं? 10। ठीक है, और जो वैल्यू इसको पावर में चढ़ा दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और बाकी एंटी लॉग 10 की पावर, एंटी लॉग 15.56 की वैल्यू हमें गिवन ही है। कितनी गिवन है बच्चों? 3.6 इंटू में 10 की पावर 15। ठीक है बच्चों,
ये हमारा हो गया कि लाइक एक क्वेश्चन भी हो गया, देखा कितना सिंपल था। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आया कि बस अभी तो अगर तुम्हें ना गिवन हो कि कैथोड कौन होगा या नोड कौन होगा, कैसे पहचानोगे? जिसकी SR वैल्यू की ज़्यादा, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन ज़्यादा, उसका रिडक्शन बढ़िया वो कैथोड। ठीक है बच्चों, तो हमने बात करी इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालें नस्ट इक्वेशन से? तो हमने क्या बोला कि बच्चों जब मतलब एक टाइम पे सेल काम करना बंद कर देगा, उम्र भर काम नहीं करेगा, ठीक है, उस टाइम पे तुम्हारा EMF ऑफ सेल जीरो हो जाएगा। उसी उसी टाइम को हम क्या बोलेंगे कि आपका सेल इक्विलिब्रियम में हो गया। ठीक है, हमने ई सेल की वैल्यू पुट करी। ठीक है, लो कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट अपन में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या होता है? Q, रिएक्शन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के टाइम पे Q क्या हो जाता है? K। बस ई सेल को जीरो पुट करा, Q को K पुट करा और हमारा फॉर्मूला आ गया ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक है बच्चों, और बस एक बात याद रखना कि तुम्हारा कि मतलब तुम्हारे कंसंट्रेशन सेल में तो क्या होता है? E नॉट ज़ीरो होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोड सेम हो जाते हैं, है ना बच्चों? तो बच्चों कंसंट्रेशन सेल के केस में E नॉट सेल तुम्हारा क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड दोनों सेम हो जाएगी। और तुम्हारा इक्विलिब्रियम के केस में जब तुम्हारा सेल इक्विलिब्रियम पे होगा तो उस केस में तुम्हारा ई सेल जीरो होगा। बस इतनी सी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है और तुमसे क्वेश्चन हो जाएंगे। बच्चों तुम एक चीज़ देख रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत सिंपल है। अगर तुम प्रैक्टिस करो और तुम प्रैक्टिस करोगे, आई एम प्रीटी श्योर यू विल गेट इट मोर देन 100%। ठीक है, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज़ लेट मी नो कि अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। ईजी है, बस प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, थैंक यू।